दोस्तों पिछले साल शाहरुख खान की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान रिलीज हुई थी, जिसमें एक पाकिस्तानी जनरल इंडिया के अगेंस्ट काम करने के लिए एक प्राइवेट मिलिट्री को हायर करता है, जिसका लीडर बने थे जॉन अब्राहम। अब आप कहेंगे कि ये सब तो फिल्मी बातें हैं, प्राइवेट मिलिट्री जैसा कॉन्सेप्ट असल में थोड़ी होता होगा। तो यहाँ आपको रुककर कुछ हेडलाइंस देखनी होंगी। दोस्तों ये ग्रुप कुछ और नहीं बल्कि उसी पठान फिल्म की तरह एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, जिसे रशिया सालों से अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल करता आया है। ये लोग सालों से रशियन रूबल की लालच में बिना किसी मॉरलिटी और ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मासूम लोगों की जान लेते रहे हैं और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रशिया ही आज प्राइवेट मिलिट्री को हायर करता है, बल्कि दुनिया का हर बड़ा देश अपने इमोरल और डर्टी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इन ग्रुप्स को हायर करते हैं, चाहे वो अमेरिका के लिए ब्लैक वाटर ग्रुप हो या टर्की के लिए सादत इंटरनेशनल। दोस्तों आज प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स का मार्केट 7.4% की दर से बढ़ रहा है, जिसका 2030 तक बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बनने का अनुमान है। अकेला अमेरिका 2015 तक ऐसी प्राइवेट मिलिट्री पर करीब 274 बिलियन डॉलर्स खर्च कर चुका है, जो अमेरिकन बजट की टोटल स्पेंडिंग का 4% है। इसीलिए आज की वीडियो में हम कुछ प्राइवेट मिलिट्री के जरिए इस पूरे बिजनेस को समझेंगे और साथ ही इसकी ब्रीफ हिस्ट्री को भी जानेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे पावरफुल कंट्रीज इनका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को वॉर ग्राउंड में बदल रही हैं। इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करिए। व्हाट आर प्राइवेट आर्मीज? दोस्तों प्राइवेट आर्मीज बेसिकली ऐसे सोल्जर्स का ग्रुप होता है जो किसी स्टेट या गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयर के लिए किसी भी तरह के वॉर या कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनती हैं। इन्हें कोई भी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हायर करती है और इनका काम बिल्कुल किसी देश की मिलिट्री के ऑपरेशन जैसा ही होता है। ये लोग रिसर्च एनालिसिस से लेकर टेक सर्विसेज एंड साइबर सिक्योर सिस्टम सपोर्ट, कॉम्बैट सपोर्ट, इंटेलिजेंस, आर्म सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन जैसी ऑलमोस्ट हर तरह की सर्विसेज देते हैं। इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही क्लियर है। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए ऐसे इमोरल वॉर्स लड़ते हैं जिससे उस देश की मिलिट्री नहीं लड़ सकती। इसी वजह से इस वॉर में होने वाले डेथ्स के लिए ना तो ये ग्रुप अकाउंटेबल होते हैं, ना ही वो कंट्रीज, और इसके लिए ये उन स्टेट से बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं। यही वजह है 2022 में प्राइवेट आर्मीज का टोटल रेवेन्यू 558 बिलियन डॉलर था, जो कि 7.1 के एनुअल ग्रोथ रेट से 2030 तक 447 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इन प्राइवेट ग्रुप्स की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ने वाली है। और दोस्तों ये डेटा भी यही प्रेडिक्ट करता है कि आने वाले समय में दुनिया में बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट हो रही होंगी, जिसकी वजह से और भी प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज सामने आएंगी। दोस्तों आप इस ग्राफ को देखिए, जो ये दिखाता है कि 1980s के बाद दुनिया में तेजी से कैसे प्राइवेट मिलिट्रीज की संख्या बढ़ी है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 1980 से लेकर 2020 तक दुनिया में करीब 1000 प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज हैं और 2010 में ही इन प्राइवेट फोर्सेज में काम करने वाले पर्सनल की संख्या अमेरिका के अफगानिस्तान और इराक में डिप्लॉयड ट्रूप्स की संख्या से ज्यादा हो गई थी। आज इन मिलिट्री कंपनीज की रीच लगभग दुनिया के हर कोने तक है, और जिसे आप वैगनर ग्रुप के इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज की शुरुआत हुई कैसे, और इसीलिए आइए पीएमसीज की हिस्ट्री को थोड़ा समझते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज। दोस्तों प्राइवेट मिलिट्री का इतिहास आज का नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुराना प्रोफेशन है। रेंडेड आर्मीज सदियों से पर्सनल, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट के लिए लड़ाइयों में शामिल होती आई हैं, और इसके अलावा प्राइवेट मिलिट्रीज को अलग अलग कारणों से इस्तेमाल किया गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, इजिप्ट में फारो ने नेबरिंग एरियाज में किराए के सोल्जर इकट्ठा किए थे और उनसे एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। इसी तरह एंशिएंट ग्रीस में एथेंस एंड स्पार्टा जैसे स्टेट अक्सर अपनी मिलिट्री फोर्सेस को मजबूत करने के लिए किराए पर सैनिकों को काम पर रखते थे, जिन्हें होप्लाइट्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और कोल्ड वॉर के दौरान हुई, जब 1960s और 70s के दौरान दुनिया भर में बड़े देशों की कॉलोनीज इंडिपेंडेंट होने लगी थी। क्योंकि उस दौरान इन देशों के पास ट्रेडिशनल आर्मी बिल्ड करने की आजादी नहीं थी, इसलिए रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स ऐसे प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स बनाने लगे। लेकिन तब ऐसे ग्रुप्स के लोगों को ज्यादा फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे। पर इसी दौरान कोल्ड वॉर की वजह से बहुत से बड़े देश ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा थे जहां वो अपनी ट्रेडिशनल मिलिट्री को इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में हुए ह्यूमन लॉस के बाद अगर ये देश
फिर से अपनी मिलिट्री को इन्वॉल्व करते तो उन्हें उनके देश में ही विरोध का सामना करना पड़ता। इसीलिए अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देशों ने प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि 1980s के बाद पीएमसी की संख्या में एक शार्प ग्रोथ देखने को मिला, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप फिर से इस चार्ट को देखकर कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही बहुत से देशों में मास मर्डर्स और मैसेकर्स की समस्या आने पर यूएन ने भी ऐसी प्राइवेट मिलिट्रीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इन्हीं सब बढ़ते ट्रेंड की वजह से पीएमसीज के फंक्शंस तेजी से बढ़ गए और खास तौर से जब यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस इराक और अफगानिस्तान में चल रहे थे। यही वजह रही कि 2009 के बाद से वॉर जोन में कॉन्ट्रैक्टर्स और यूएस ट्रूप्स का रेशियो 1:1 से 3:1 हो गया, यानी कि अमेरिका जहां भी वॉर में इन्वॉल्व था वहां पर प्राइवेट आर्मी के लोगों की संख्या यूएस ट्रूप से 3 गुना ज्यादा होती थी, जिन्हें अमेरिका अपने खर्चे पर हायर करता था। 2015 में पेंटागन ने ये माना था कि उसने ऐसे फेडरल कॉन्ट्रैक्टर्स पर करीब $274 बिलियन खर्च किए थे, जो अमेरिका के टोटल फेडरल स्पेंडिंग का 7% था। इसी तरह 2014 में रशिया ने भी अपनी प्राइवेट आर्मी का खुलेआम इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था, और ये प्राइवेट आर्मी और कोई नहीं बल्कि वैगनर ग्रुप ही है, जिसने रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन के अगेंस्ट ही वॉर शुरू कर दी थी। और दोस्तों, इससे साफ है कि ये प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए ही लड़ते हैं और इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी और कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ना ही ये इंटरनेशनल लॉज को कुछ समझते हैं और ना ही ह्यूमन राइट्स को। इसीलिए आइए कुछ मेजर पीएमसीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि ऐसे मिलिट्री ग्रुप्स ग्लोबल सिक्योरिटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हाउ आर प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल सिक्योरिटी। दोस्तों, सबसे पहले ब्लैक वाटर की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 21st सेंचुरी में दुनिया भर की पीएमसीज के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही कंपनी थी। दोस्तों, ब्लैक वाटर एक यूएसए बेस्ड पीएमसी है, जिसे 1997 में फॉर्मर नेवी सील मेंबर एरिक प्रिंस ने एस्टैब्लिश किया था। इसे बाद में एक्सी सर्विसेज और आज अकेडमी के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका की एक तरह से फेवरेट प्राइवेट आर्मी भी है, क्योंकि अपने फाउंड होने के बाद से इसने अमेरिका के हर मेजर वॉर जोन्स में अमेरिका के लिए काम किया है, और आज इसी वजह से ब्लैक वाटर सुर्खियों में भी रहा है। इसके एक इंसिडेंट का जिक्र तो हम वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही कर चुके हैं, और 2007 में 17 लोगों की हत्या करने के अलावा 2008 में ही ब्लैक वाटर ने इराक के बगदाद में 14 अनआर्म्ड इराकी सिविलियंस को मार दिया था। इसी तरह से देखा जाए तो ब्लैक वाटर अमेरिका की डर्टी वर्क डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, जिससे अमेरिका के हाथ गंदे नहीं होते। लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के कारण ब्लैक वाटर ने 2009 में अपना नाम बदलकर एक्सी सर्विसेज कर दिया था, फिर बाद में अकेडमी बन गया था। दोस्तों, इसके बंद होने का अनाउंसमेंट 2011 में हुआ, लेकिन अब भी इस तरह के काम करते हुए इस ग्रुप को देखा गया है। ब्लैक वाटर की सक्सेस को देखते हुए ही दुनिया भर में नए मिलिट्री ग्रुप शुरू हो गए, और दुनिया के बाकी देश भी ऐसी पीएमसी से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाने लगी, जिसमें सबसे बड़े देश का नाम रशिया ही है, जिसके लिए वैगनर ग्रुप बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिसे ब्लैक वाटर यूएसए के लिए करता था। वैगनर ग्रुप। दोस्तों, वैगनर ग्रुप वैसे तो 2014 में शुरू हुआ, जब यूक्रेन के क्राइमिया में रशिया ने अटैक किया। उस समय वैगनर ग्रुप रशियन आर्मी के साथ मिलकर वहां पर लड़ रही थी, जिसकी वजह से रशिया ने क्राइमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। बाद में वैगनर ग्रुप को 2015 में सीरिया और 2016 में लिबिया में एक्टिव देखा गया, और 2017 में इस रशियन प्राइवेट मिलिट्री को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में डायमंड माइंस की सिक्योरिटी का काम दिया गया था। इन सभी जगहों पर पुतिन के कहने पर ये आर्मी अपना काम कर रही थी। दोस्तों, इस आर्मी के बारे में एक खास बात यह है कि इसके फाउंडर खुद एक अपराधी हैं, जिनका नाम था येवगेनी प्रिगोजिन। लेकिन पुतिन और येवगेनी प्रिगोजिन उतने ही करीबी दोस्त भी थे। दरअसल येवगेनी प्रिगोजिन ने अपराध की दुनिया छोड़कर एक बोट हाउस रेस्टोरेंट शुरू किया था, जिसका खाना पुतिन को बहुत पसंद आ गया था, और तब वो रशिया के प्रेसिडेंट भी नहीं थे। लेकिन उनकी दोस्ती प्रेसिडेंट बनने के बाद भी जारी रही, और येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के डर्टी वर्क्स का हिस्सा बनते रहे, जिसके बाद 2014 में उन्होंने फॉर्मली अपनी मिलिट्री कंपनी बना ली। और DW की रिपोर्ट की माने तो आज वैगनर ग्रुप में करीब 50,000 से ज्यादा सोल्जर्स हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर ज्यादा पैसे का लालच देकर मेंबर बनाया जाता है। दोस्तों, वैगनर ग्रुप को बाकी पीएमसी से अलग माना जाता है, और उनका रशियन गवर्नमेंट के साथ ओपन कोalition है, और साथ ही उनकी इनह्यूमन टेंडेंसीज, जिसकी वजह से यूएन से लेकर यूरोपियन यूनियन तक ने ये आरोप लगाए हैं
कि ये ग्रुप जहां भी काम करता है वहां पर वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व होता है। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ब्रूटैलिटी, इनोसेंट लोगों को मारना, उन्हें टॉर्चर करना वैगनर ग्रुप को बाकी पीएमसी से अलग करता है। और दोस्तों ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ रशिया और अमेरिका जैसे देश ही पीएमसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो टर्की के पास भी उसकी खुद की एक डेडिकेटेड प्राइवेट आर्मी है। टर्की की इस आर्मी को सादत इंटरनेशनल डिफेंस कंसल्टेंसी के नाम से जाना जाता है। और आइए अब इसी के बारे में जानते हैं। सादत इंटरनेशनल। दोस्तों अगर आप इस पीएमसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर ये क्लियरली मेंशन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन टर्की की इकलौती प्राइवेट डिफेंस कंसल्टेंसी है जिसे ब्रिगेडियर जनरल अदनान तांद्रीवर्ती ने फाउंड किया है। और इसके फाउंडर को खुद टर्किश आर्मी से उनके कट्टर इस्लामिक सोच की वजह से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने 2012 में सादत इंटरनेशनल को एस्टैब्लिश किया। इसी वजह से दोस्तों इसे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इरेगुलर आर्मी भी कहा जाता है, जिसे वहां के प्रेसिडेंट अर्दोगान का स्पेशल सपोर्ट हासिल है। सादत इंटरनेशनल की मदद से एर्दोगान अपने ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में एर्दोगान इस सादत का इस्तेमाल ऐसे कोवर्ट और सीक्रेट ऑपरेशंस में करते हैं जिसमें टर्की का इस्लामिक एजेंडा प्रमोट हो सके। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लिबिया, जहां सादत इंटरनेशनल आर्मी के लोग लिबिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि वहां का कॉन्फ्लिक्ट खत्म ना हो सके। इसके साथ ही ये ऑर्गेनाइजेशन सीरियन फाइटर्स और मिलिटेंट्स को ट्रेन करने का भी काम करती है, जो ऐसे ही और कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा सादत अज़रबैजान, लेबनान, कतर, यमन, सोमालिया और माली जैसे देशों में एर्दोगान के एजेंडा को पूरा करने का भी काम करती है। और इसके अलावा यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी ऐसी प्राइवेट मिलिट्रीज की अलग अलग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। आज के टाइम पर दुनिया की कुछ टॉप पीएमसीज की बात करें तो उसमें G4S, डाइनकॉर्प, ट्रिपल कैनोपी और एजिस डिफेंस सर्विसेज जैसी कंपनी शामिल है, जो सिर्फ बिजनेस ऑफ वॉर में बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ पैसों के लिए किसी भी स्टेट का एजेंडा पूरा कर रही हैं, जिनकी बिजनेस ग्रोथ की वजह से लोग प्राइवेट आर्मीज को चुन रहे हैं और नई नई कंपनीज उभर कर सामने आ रही हैं। इसके लिए आइए अब ये समझते हैं कि कैसे पीएमसीज का बढ़ता चलन आगे दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। हाउ कुड प्राइवेट आर्मीज बी द बिगेस्ट चैलेंज इन द फ्यूचर। दोस्तों हमें ये समझना होगा कि पीएमसीज ज्यादातर उन्हीं देशों में ऑपरेट करती है जहां पर वीक लीगल सिस्टम और कमजोर ओवरवेट मैकेनिज्म्स होते हैं, यानी देश के पास निगरानी करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कम होती है। इसीलिए ऐसी जगहों पर ऑपरेट करने से इनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि इनको पता होता है इतनी सिक्योरिटी तो होती नहीं है कि वो उनके ऑपरेशन को रोक पाएगी और ना ही इतना स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम है जो उन्हें दोषी ठहरा पाएगा। इसीलिए ये लोग कोई भी इमोरल काम करके इजीली उसकी जिम्मेदारी से भी बच जाते हैं, जिसकी वजह से आज जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनमें ह्यूमन राइट वायलेशन और वॉर क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों उसके लिए ना तो वो देश जिम्मेदार होता है और ना ही पीएमसीज। आज का दौर क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जिसकी वजह से हर देश दूसरे देश के लिए या तो जरूरी है या फिर उसका कॉम्पिटिटर है। इस वजह से बहुत से देशों की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और इसको टैकल करने के लिए वो आमतौर से फॉरेन मिलिट्री सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अपनी सिक्योरिटी का। लेकिन जब सारा खेल पैसे का ही है तो ये पॉसिबल है कि उनकी सिक्योरिटी को हैंडल करने वाला ही ज्यादा पैसे लेकर फिर किसी और रीजन से उसी देश के अगेंस्ट काम कर सकता है। और दोस्तों ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। 2022 में यूक्रेन के खिलाफ रशिया का सबसे बड़ा हथियार वैगनर ग्रुप था, लेकिन उसी ग्रुप ने कुछ समय के लिए पुतिन के अगेंस्ट ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था और इसी वजह से पीएमसीज की लेजिटिमेसी हमेशा सवालों के घेरे में होती है। किसी कॉन्फ्लिक्ट में प्राइवेट मिलिट्रीज का होना उस कॉन्फ्लिक्ट को केवल लंबा ही खींच सकता है, क्योंकि ये बात तो बहुत ही साफ है कि ऐसी कंपनीज का मेजर बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट से ही आता है। और ऐसे में अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट को टाइम पर खत्म करवा देते हैं और दुनिया में शांति हो जाती है तो फिर इनका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। इसीलिए कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में ये कंपनीज जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट्स भी शुरू कर सकती हैं और फिर अपना बिजनेस चमका सकती हैं। कंक्लूजन। दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर रशिया को वैगनर ग्रुप का साथ नहीं मिला होता तो आज रशिया यूक्रेन पर अटैक करने से परहेज करता। इसी तरह अगर अमेरिका के पास ब्लैक वाटर का सपोर्ट नहीं होता तो वो भी ईरान और अफगानिस्तान के साथ पूरे मिडिल ईस्ट को वॉर जोन में बदलने से कतराता। इसी बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में कि कैसे इन प्राइवेट मिलिट्रीज का इस्तेमाल करके इन कॉन्फ्लिक्ट्स को फैलाया जा सकता है, जिससे ना तो कोई इंटरनेशनल बॉडी रेगुलेट कर पा रही है, ना ही इन पर बैन लगाया जा रहा है। और दोस्तों इससे हर दिन दुनिया नए नए कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार होती जा रही है, जिससे और कुछ तो नहीं केवल बिजनेस ऑफ वॉर बड़ा होता जा रहा है। खैर
ये तो था एंड इस वीडियो का दोस्तों। क्या है आपके ओपिनियन इस पूरे टॉपिक पर, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।